आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो वर्क कल्चर में एक जहर की तरह घुला हुआ है। महसूस सब करते हैं पर नाम लेने से हिचकाते हैं। गैस लाइटिंग। हम्म। यह शब्द आजकल काफी सुनने में आता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ किसी का बुरा बर्ताव है, या माइक्रो मैनेजमेंट है, या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक? बिल्कुल, और ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किसी की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं उठाता, सही। बल्कि ये उसकी अपनी सच्चाई, उसकी रियलिटी की समझ पर हमला करता है। ये बहुत पर्सनल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गैस लाइटिंग है क्या। ये कोई सीधी सादी क्रिटिसिज्म या बॉस की सख्ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमा, छुपा हुआ साइकोलॉजिकल अटैक है। इसका मकसद होता है सामने वाले को उसकी अपनी मेमोरी, उसकी समझ और यहां तक कि उसकी सैनिटी पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। हाँ। बुलिंग तो फिर भी खुलकर होती है, जैसे चिल्लाना या अपमान करना, लेकिन गैसलाइटिंग बहुत चालाकी से की जाती है। बहुत सटल होती है। जैसे हमारे सोर्सेज में भी उदाहरण है, कोई लगातार आपकी कही बात को झुठलाए, कहे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। या आपकी अचीवमेंट्स को कम करके दिखाना। अरे, इसमें तुम्हारा क्या था, ये तो टीम एफर्ट था। बिल्कुल। या फिर जरूरी मीटिंग से आपको जानबूझकर बाहर रखना। ये सब क्लासिक टैक्टिक्स हैं। और इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? मतलब ये इतना नुकसानदेह क्यों है? इसका असर इतना गहरा इसलिए होता है क्योंकि ये सीधे तौर पर दो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर हमला करता है जो किसी भी प्रोफेशनल रिश्ते की नींव होते हैं। अच्छा। पहला है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सुनने में थोड़ा हैवी लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कर्मचारी और कंपनी के बीच का एक अनकहा भरोसा, एक अनरिटन अग्रीमेंट। आप जब कोई जॉब ज्वाइन करती हैं तो आप मानकर चलती हैं कि आपके साथ फेयर और रिस्पेक्टफुल व्यवहार होगा, आपके काम को सराहा जाएगा। सही बात है। गैसलाइटिंग इस बुनियादी भरोसे को तोड़ देती है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये एक तरह का मतलब एक अनकहा अग्रीमेंट है। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि एक रेस्टोरेंट हमें अच्छा खाना देगा, भले ही हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और दूसरा सिद्धांत है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ओके। ये थ्योरी कहती है कि हम हर रिश्ते में एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हम जितना दे रहे हैं उतना हमें मिल रहा है या नहीं। गैसलाइटिंग में होता यह है कि कर्मचारी पर साइकोलॉजिकल कॉस्ट जैसे कंफ्यूजन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे सैलरी या प्रमोशन बहुत छोटे लगने लगते हैं। मतलब पलड़ा भारी हो जाता है नेगेटिव चीजों का। बिल्कुल। ये असल में एक पावर इम्बैलेंस का खेल है, जहां एक सीनियर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल सिर्फ डांटने के लिए नहीं, बल्कि किसी की सच्चाई को ही मैनिपुलेट करने के लिए करता है। और ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम बनकर नहीं रह जाती है ना, इसका असर पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। बिल्कुल। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मिले कुछ आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी के मुताबिक 40% से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों ने वर्कप्लेस पर बुलिंग का अनुभव किया है। 40%? हाँ, और इसमें अक्सर गैस लाइटिंग जैसे सटल बिहेवियर शामिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, भले इस पर खुलकर बात ना होती हो। सही। लोग इसे ऑफिस पॉलिटिक्स या टफ बॉस कहकर टाल देते हैं, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। बिल्कुल। और ये देखिए, लगभग 62% भारतीय कर्मचारी बर्नआउट का अनुभव करते हैं, जो ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना? 3 गुना। ये तो एक साइलेंट एपिडेमिक जैसा लगता है। और इसी बर्नआउट की वजह से 20% कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े सीधे तौर पर गैसलाइटिंग के साइकोलॉजिकल रिजल्ट से जुड़े हैं। लगातार सेल्फ डाउट, एंजाइटी और इमोशनल एग्जॉस्शन, यही तो बर्नआउट के कोर सिम्टम्स हैं। जब कोई कर्मचारी भावनात्मक रूप से इतना थक जाता है तो उसका काम से एंगेजमेंट खत्म हो जाता है। वो बस दिन काट रहा होता है। और इससे सिर्फ उस एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे न सिर्फ एक टैलेंटेड एम्प्लॉय का नुकसान होता है, बल्कि टीम में डर और अविश्वास का माहौल बनता है। प्रोडक्टिविटी गिरती है, इनोवेशन खत्म हो जाता है क्योंकि कोई भी रिस्क लेने से डरता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कर्मचारी कितना तनाव और बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, और ये तनाव जिंदगी के कुछ खास दौर में और भी गहरा हो जाता है, खासकर 35 से 55 की उम्र के बीच। हाँ। रिसर्च यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाती है, जिसे यू शेप कर्व ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ये कर्व बताता है कि हम बचपन और बुढ़ापे में ज्यादा खुश रहते हैं और लाइफ के मिडिल फेज में, यानी
मिड 30s से लेकर अर्ली 50s तक हमारी हैप्पीनेस का लेवल सबसे कम होता है। सबसे नीचे? हाँ, सबसे नीचे। और इसी दौर में गैसलाइटिंग जैसा अनुभव किसी को पूरी तरह तोड़ सकता है। हम सब ने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में सुना है, महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदना, नौकरी छोड़ देना। हाँ। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये असल में एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि जिसे हम क्राइसिस कहते हैं वो असल में सिर्फ 10-20% लोग ही एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ 10 से 20%? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये संकट नहीं बल्कि एक पिवटल पीरियड या मिड लाइफ स्क्वीज होता है। मिड लाइफ स्क्वीज? हाँ, मतलब दोनों तरफ से दबाव। कल्पना कीजिए एक 45 साल के प्रोफेशनल की, उसे अपनी टीम भी मैनेज करनी है, बच्चों के कॉलेज एडमिशन की भी चिंता है और अपने बूढ़े होते माता पिता की भी देखभाल करनी है। तो ये संकट से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है। बिल्कुल। वो एक सैंडविच जनरेशन का हिस्सा है जो दोनों तरफ से दबा हुआ है। और इसे एक अस्तित्ववादी खालीपन भी कह सकते हैं, है ना? हाँ, विक्टर फ्रैंकल ने इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा था। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये डिप्रेशन जैसा है? नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। इसका मतलब है जब इंसान को अपनी जिंदगी में कोई क्लियर पर्पस या मीनिंग नजर नहीं आता। पुरानी भूमिकाएं जैसे छोटे बच्चों के पेरेंट होना खत्म हो रही हैं और नई भूमिकाएं अभी तक मिली नहीं हैं। अच्छा। इस खालीपन और अनिश्चितता में अगर कोई आपकी रियलिटी पर ही सवाल उठाने लगे तो ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। और इसी दौर में जेंडर का पहलू भी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। सोर्सेज बताते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया में महिलाएं वर्कप्लेस स्ट्रेस से कहीं ज्यादा प्रभावित होती हैं। हाँ। और पुरुषों की तुलना में मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष स्ट्रेस फील नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पुरुषों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी सोशल कंडीशनिंग की तरफ इशारा करता है। पारंपरिक मर्दानगी के नियम जैसे हमेशा मजबूत दिखो, अपनी फीलिंग्स को दबाओ, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, ये सब बातें, ये सब पुरुषों को एक दोहरे खतरे या डबल जेपर्डी में डाल देते हैं। डबल जेपर्डी? ये क्या है? एक तरफ इन सामाजिक दबावों के कारण वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ मदद मांगने को कमजोरी की निशानी मानते हैं। तो वो चुपचाप सहते रहते हैं। हाँ, उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई तो उन्हें कमजोर या अनमैनली समझा जाएगा। यही वजह है कि महिलाएं मदद के लिए ज्यादा आगे आ पाती हैं, क्योंकि उन पर भावनाओं को दबाने का उतना सामाजिक दबाव नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और डॉक्टर्स जैसे हाई प्रेशर प्रोफेशंस में तो ये स्टिग्मा और भी गहरा है, जहां मदद मांगना करियर को खतरे में डालने जैसा माना जा सकता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? क्या हम सिर्फ हालात के रहमो करम पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेज कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं जो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बनाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो वो कहते हैं वो ये है कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशनल सप्रेशन नहीं है। एग्जैक्टली। अपनी भावनाओं को दबाना असल में स्ट्रेस और एंजाइटी को और बढ़ाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका एक सबसे पावरफुल तरीका है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, हाँ, यानी अपनी सोच को एक नया, ज्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना। इसका मतलब ब्लाइंडली पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि सच्चाई को ज्यादा एक्यूरेटली देखना है। लेकिन क्या ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग हर स्थिति में काम करता है? जब कोई आपको लगातार गैसलाइट कर रहा हो तो क्या अपनी सोच बदलना इतना आसान है? ये बहुत वैलिड सवाल है। कहीं ये अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने का एक तरीका तो नहीं बन सकता, जब असल में हालात वाकई खराब हों? देखिए, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मकसद गैसलाइटर के व्यवहार को जस्टिफाई करना या हालात को नॉर्मलाइज करना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है उस सिचुएशन का आपके ऊपर जो कंट्रोल है उसे वापस लेना। गैसलाइटिंग आपकी सेल्फ बिलीफ को खत्म करती है और रीफ्रेमिंग उसी सेल्फ बिलीफ को दोबारा बनाने का एक टूल है। ओके, तो इसके क्या स्टेप्स हैं? इसके 4 कदम हैं। पहला, नकारात्मक विचार को पहचाने, जैसे मेरे बॉस ने मेरे आइडिया को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, मैं किसी काम की नहीं हूं। दूसरा, उस विचार को चुनौती दें, एविडेंस ढूंढें, क्या सच में मैं किसी काम की नहीं हूं? क्या मेरे पिछले सारे आइडियाज रिजेक्ट हुए हैं? नहीं, पिछले महीने ही मेरे एक सजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अपने ही अंदर के क्रिटिक से बहस करने जैसा है। एग्जैक्टली, और यही सबसे जरूरी है। तीसरा कदम है एक ज्यादा बैलेंस्ड रियलिस्टिक नजरिया खोजें। जैसे मेरे एक आइडिया का रिजेक्ट होना मेरी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता, ये एक फीडबैक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फेलियर हूं। और चौथा?
और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, एक्शन के जरिए इस नए नजरिए को मजबूत करें। जैसे मैं अपने आइडिया पर दोबारा काम करके और ज्यादा डेटा के साथ इसे फिर से प्रेजेंट करूंगी। तो एक्शन लेना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये एक्शन उस नए बैलेंस्ड विचार को सिर्फ एक सोच से निकालकर हकीकत बना देता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग के अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जो उस मोमेंट पे मदद करती हैं जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो रही हो। हाँ, एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तकनीक है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक। हाँ, ये तब बहुत काम आती है जब आपका दिमाग ओवरथिंकिंग के लूप में फंस गया हो या आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। चलिए इसे अभी करके देखते हैं। जहां भी कोई सुन रहा है बस एक पल के लिए रुकें। 5 ऐसी चीजें देखिए जो नजर आ रही हैं। मेरा माइक, कंप्यूटर स्क्रीन, पानी की बोतल। एक किताब और दीवार पे लगी घड़ी। अब 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। मेरी कुर्सी का कपड़ा, टेबल की ठंडी सतह, मेरे हाथ में पेन। और मेरे कपड़े। 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज जिसे आप चख सकते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को उस इमोशनल स्पाइरल से बाहर निकालकर वापस हकीकत में ले आती है। और ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है ना? बिल्कुल। एक और तरीका है जर्नलिंग। लिखने से क्या होता है? अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से उनसे एक दूरी बनती है। इसे कॉग्निटिव एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर उतारती हैं तो वे आपके दिमाग में घूमने वाले भूत की बजाय एक बाहरी चीज बन जाते हैं जिसे आप ज्यादा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकती हैं। और शरीर की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। सोमैटिक रेगुलेशन का जिक्र भी हमारे सोर्सेज में है। हाँ बिल्कुल। इसमें बॉक्स ब्रीदिंग जैसी तकनीकें आती हैं। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर छोड़ना और फिर 4 सेकंड रोकना। हाँ, ये सीधे हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करता है। जब आपका शरीर शांत होता है तो मन के लिए भी लॉजिकली सोचना आसान हो जाता है। तो ये सब मिलकर एक मजबूत साइकोलॉजिकल टूल किट बनाते हैं। बिल्कुल, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हमने वर्कप्लेस गैसलाइटिंग जैसे एक छिपे हुए खतरे को समझा, देखा कि भारत में बर्नआउट के आंकड़े कितने अलार्मिंग हैं। मिड लाइफ और जेंडर के सामाजिक दबाव इसे कैसे और गहरा बना सकते हैं, और ये भी जाना कि इससे निपटने के लिए हमारे पास कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग और ग्राउंडिंग जैसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। मुख्य बात यह है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का मतलब भावनाओं को दबाना या हर हाल में टफ बने रहना नहीं है। सही। इसका असली मतलब है अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को समझना, उसे एक्सेप्ट करना और उसे सही दिशा देने के लिए अपने पास एक टूल किट रखना। इट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट इमोशनल सप्रेशन। और अब अंत में एक विचार। हमने व्यक्तिगत स्तर पर रेजिलियंस बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? एक कर्मचारी पर लचीला या मजबूत बने रहने का कितना बोझ डाला जाना चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन की ये कितनी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कल्चर बनाए जहां गैसलाइटिंग जैसा व्यवहार पनप ही न सके। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करके हम एक टॉक्सिक कल्चर को अनजाने में नॉर्मलाइज करने का खतरा मोल दे रहे हैं? क्या असली समाधान व्यक्ति को ठीक करने में है या उस सिस्टम को बदलने में है जो उसे बीमार कर रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।